एक गांव में हेमलता नाम की बूढ़ी विधवा महिला रहा करती थी। हेमलता अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी एक कमजोर लड़का हेमलता के पास आकर कहता है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो माँ जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम तो शक्ल से भिखारी नहीं लगते। मैं भिखारी नहीं हूँ, कुछ समय पहले मेरा व्यापार ठप पड़ गया। मेरे माता पिता की भी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अनाथ हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहा। उस कमजोर लड़के की बात सुनकर हेमलता को तरस आ गया। हेमलता तुरंत रसोई से कुछ भोजन निकालकर उस लड़के को पकड़ाती हुई कहती है, ये लो बेटा, पेट भर कर खाना, और हाँ, अगर दोबारा भूख लगे तो यहाँ पर चले आना। हेमलता की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया। हेमलता मुस्कुराती हुई अपने घर के अंदर गई ही थी कि तभी उसकी बहू राधा क्रोधित होकर हेमलता से कहती है, ये क्या नौटंकी लगा रखी है माँ जी? एक तो वैसे ही महंगाई आसमान छू रही है, ऊपर से आप रसोई से भोजन निकालकर लोगों को मुफ्त में बांट रही हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? वो बेचारा भूखा था और भूखे को खाना खिलाना हमारा कर्तव्य है। अगर इतना ही कर्तव्य निभाना है तो खुद 4 पैसे कमा कर घर पर क्यों नहीं लाती? जब 4 पैसे कमाओगी तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। वैसे भी मेरे पति दिन रात मेहनत फिजूल खर्च के लिए नहीं करते। तुम्हारा पति बनने से पहले मेरा बेटा है, और मत भूलो, मैंने और मेरे स्वर्गवासी पति ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और उसे कमाने के लायक बनाया है। अगर ऐसा किया भी है तो कोई एहसान नहीं किया है। हर माता पिता अपनी संतान के लिए यही करते हैं। मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है बहू। वैसे भी इस उम्र में आकर भी मैं सुबह दोपहर शाम का भोजन स्वयं ही बनाती हूँ। अच्छा, तो मुझे जता रही हो? जता नहीं रही हूँ बहू, तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी मुफ्त का नहीं खाती, और मैंने उस गरीब को भोजन भी अपने हिस्से का दिया है। मैं आज दोपहर का भोजन नहीं करूंगी। इतना कहकर हेमलता अपने कमरे के अंदर चली गई। शाम को जैसे ही राधा का पति राजेश घर पर आया, राधा बुरी तरह से क्रोधित होकर राजेश से कहती है, सुनिए जी, मैं और माँ जी अब एक साथ नहीं रह सकते। अब क्या हुआ राधा? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ? तुम इतनी मेहनत से काम करते हो, तब कहीं जाकर हमारे घर पर अच्छा भोजन बनता है, मगर माँ जी वही भोजन गरीबों को मुफ्त में बांट देती हैं। ये सुनकर राजेश बुरी तरह से क्रोधित हो गया और सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? लगता है बहू ने तेरे कान भर दिए हैं बेटा। बस करिए माँ, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं हर रोज आपकी शिकायत सुनता हूँ। अब फैसले की घड़ी आ गई है। कैसा फैसला? देखिए माँ, वैसे भी मेरा कामकाज पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रहा, और ऊपर से घर के खर्च भी बहुत ज्यादा हैं। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। साफ साफ बोल बेटा, तू कहना क्या चाहता है? यही माँ कि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। आप वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लीजिए। राजेश की बात सुनकर हेमलता की आंखों में आंसू आ गए। वाह बेटे वाह, क्या इसी दिन के लिए मैं और तेरे पिता ने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था? तुझे अब अपनी माँ का 2 वक्त का खाना भी भारी लगने लगा है ना? क्या इसीलिए मैंने अपने पति से जिद की थी कि ये मकान वो तेरे नाम कर दे? मैंने तेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया राजेश। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की इमोशनल बातें मेरे सामने करेंगी और मेरा मन बदल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। आप या तो वृद्धाश्रम जाइए या फिर इस घर को छोड़कर चले जाइए। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला गया। अगली सुबह हेमलता अपने घर से बाहर निकल गई और अपने घर से बहुत दूर जाकर एक पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हम अपनी संतान को पालने के लिए क्या क्या नहीं करते, और बड़ी होकर वही संतान हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। क्या मैंने एक भूखे को खाना खिलाकर बहुत बड़ा पाप किया है भगवान? तभी हेमलता के कानों में पीछे से एक लड़के की आवाज टकराई। हेमलता ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही कमजोर सा लड़का खड़ा था जिसे उसने एक दिन पहले खाना खिलाया था। कुछ नहीं बेटा, बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। नहीं माँ जी, बात कुछ और है। मैंने अभी सुना कि आप भगवान से कुछ शिकायत कर रही थी। हेमलता फूट फूट कर रोने लगी और उसे सारी घटना बताने लगी। सच तो ये है कि जिनके पास माँ होती है उन्हें उनकी कदर नहीं होती। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, तुम वैसे भी परेशान हो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आपने ऐसा कहकर मेरा दिल तोड़ दिया माँ जी। कल मैं बहुत ज्यादा परेशान था, परंतु आज नहीं। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने मुझे एक और माँ दे दी।
हेमलता उसके साथ उसके घर पर आ गई। कुछ देर बाद वो लड़का बाजार से सब्जी और थोड़ा सा आटा ले आया और हेमलता से बोला, कल मैंने आपके हाथ का भोजन खाया था तो उंगलियां चाटता रह गया था। आज मैं फिर खाना चाहता हूँ। हेमलता मुस्कुराते हुए भोजन तैयार करने लगी। भोजन खाकर वो लड़का उंगलियां चाटते हुए बोला, आपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है माँ जी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम अब तक पूछ ही नहीं पाई। मेरा नाम किशन है माँ जी। आप कोई ढाबा या होटल क्यों नहीं खोल लेती? बेटा, ढाबा या होटल पैसों से खुलता है। किशन गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ समय पहले मैं मुंबई गया था। वहाँ पर मैंने एक अजीब सर्विस देखी। वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को टिफिन के द्वारा खाना सप्लाई किया जाता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों ना माँ जी, आप भी गाँव में टिफिन सर्विस शुरू कर दें। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। गरीबों के लिए टिफिन की कीमत 1 रुपया रखिए और जो गरीब नहीं है उनकी कीमत 100 रखिए। लेकिन किशन, हमारे टिफिन को कौन खरीदेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। आजकल ऑनलाइन का दौर है। मैं ऑनलाइन बिजनेस का सारा सेटअप कर दूंगा। और उसके लिए ये धन कहाँ से आएगा? माँ जी, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? माँ जी, आप इन दुनिया वालों को दिखा दीजिए कि एक औरत के अंदर कितनी शक्ति होती है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाए तो भी वो दुनिया वालों को झुका सकती है। किशन की बात सुनकर हेमलता के अंदर आत्मविश्वास जाग उठा। अगले दिन किशन अपने घर के कागज गिरवी रखकर उसके बदले में कुछ रुपए उठाकर बाजार से बहुत सारा राशन खरीद कर ले आया। हेमलता भोजन बनाने में जुट गई और किशन भोजन को टिफिन में पैक करने लगा। किशन, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा भोजन बेकार चला जाए। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने बढ़िया टिफिन सर्विस वेबसाइट बनाकर टिफिन की कीमत सेट कर दी है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही देर में फोन की घंटी बजने लगेगी, क्योंकि अब गांव वाले भी मोबाइल रखते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन गरीब मोबाइल नहीं रखते। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। किशन मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर खुशी से चहकता हुआ हेमलता से कहता है, माँ जी, हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया है। पहली बार में ही हमें 5 टिफिन का ऑर्डर मिला है, वो भी गाँव की पुलिस चौकी से। किशन टिफिन अपनी साइकिल पर रखकर सीधे अपने गांव के थाने की ओर चल दिया। कुछ देर के अंदर किशन थाने के अंदर खड़ा था। एक पुलिस वाला किशन से कहता है, अरे भाई, हमने मोबाइल पर तुम्हारी बढ़िया टिफिन सर्विस का ऐड देखा, इसीलिए सोचा कि टिफिन मंगा कर देखते हैं कि तुम 100 रुपए में क्या खिला रहे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ देर में पुलिस वाले ने टिफिन के अंदर रखा हुआ भोजन खाया। एक पुलिस वाला किशन से कहता है, भाई, टिफिन खाकर तो हमें मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमें घर में भी नहीं मिलता। क्या तुम रोज थाने में टिफिन लेकर आ सकोगे? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। वैसे ये भोजन किसने बनाया है? मेरी माँ ने। कुछ दिनों में हेमलता का टिफिन सर्विस बुढ़िया की टिफिन सर्विस के नाम से आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध होने लगी और किसी को भी अगर भूख लगती तो वो तुरंत बुढ़िया टिफिन बॉक्स के नंबर पर फोन घुमा देता। ये सब देखकर उस इलाके की कलेक्टर सुमित्रा अपनी सेक्रेटरी से कहती है, आखिर ये बुढ़िया टिफिन बॉक्स का चक्कर क्या है? कलेक्टर साहिबा, एक बूढ़ी औरत जो अपने कमजोर बेटे के साथ रहती है, ये कंपनी उसी की है। क्या आपने कभी उसके टिफिन का स्वाद चखा है? नहीं? तो फिर आपको उसके टिफिन का स्वाद चखना ही चाहिए। आपको उनके खाने में घर के खाने की महक महसूस होगी। अपनी सेक्रेटरी के कहने पर सुमित्रा ने बुढ़िया टिफिन बॉक्स से एक टिफिन मंगवाकर जैसे ही भोजन खाया, वो खुशी से अपनी सेक्रेटरी से बोली, इस बूढ़ी औरत के हाथों में तो जादू है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये गरीबों को केवल 1 रुपए में टिफिन देती है। मैं इस बूढ़ी औरत से जरूर मिलने जाऊंगी। अगले दिन कलेक्टर सुमित्रा हेमलता से मिलने पहुंच गई। तुमने इस उम्र में ये सब कुछ करके साबित कर दिया है कि औरत कभी किसी से कमजोर नहीं है। मैं तुम्हारी बुढ़िया टिफिन बॉक्स कंपनी को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक देती हूँ। कलेक्टर 50 लाख रुपए का चेक देकर वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में किशन के घर की जगह एक आलीशान हवेली बनी हुई थी और अब वहाँ पर हेमलता का हाथ बटाने के लिए बहुत सारे लोग भी उपलब्ध थे। एक दिन हेमलता किशन से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी बहू राधा और बेटा राजेश आ गए। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे भूल हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। मैं अपने दूसरे बेटे के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपका तो बेटा सिर्फ मैं हूँ ना। नहीं राजेश, मेरा एक बेटा और भी है जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया। मैंने इसे केवल एक वक्त का खाना खिलाया था और इसने इसके बदले में मुझे अपनी माँ बना लिया
और तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, खुद भूखी और प्यासी रहकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और तुमने एक वक्त के भोजन के लिए मुझे वृद्धाश्रम जाने के लिए कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। मैं नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी याद खींच कर नहीं लाई, बल्कि मेरी प्रसिद्धि और दौलत यहाँ पर खींच कर लाई है। तुम दोनों जा सकते हो। हेमलता की बात सुनकर राजेश और राधा मुंह लटकाकर वहां से चले गए, और देखते ही देखते हेमलता का बुढ़िया टिफिन सर्विस सारे देश में प्रसिद्ध हो गई। एक गांव में सुधा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा निरंजन और उसकी बेटी शिखा ही थी। उसकी बेटी शिखा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सुधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। शिखा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ। अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सुधा का बेटा निरंजन वहां आकर बोला, शिखा, तुम बताते क्यों नहीं माँ को कि तुम ये शहर ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी मेरे साथ। सुधा अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ माँ। मुझे इन अनपढ़ गंवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप हैं जो इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस गांव में मेरे पति की यादें बसी हैं। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप अपनी यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए। हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें फ्लैट भी दिया है। मैं भैया के साथ ही रहूंगी। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको अपने खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी निकाल सकती हैं। इतना कहकर निरंजन और शिखा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। सुधा बेचारी दिन भर रोती रही। अगले दिन सुधा अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या है? इन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शिखा शायद भूल गई कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उससे बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाकर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर सुधा अपने ब्यूटी पार्लर की दुकान में चली गई। दुकान के बाहर मोहिनी शायद शिखा का इंतजार कर रही थी। सुधा को देखकर वो चौंक गई। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शिखा मेम साहब नहीं है क्या? शिखा अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा मुस्कुराती हुई ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक 20 वर्षीय लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। शिखा दीदी कहाँ है? मोहिनी के बोलने से पहले ही सुधा बोली, शिखा गांव छोड़कर चली गई है बेटी। तुम बताओ, तुम्हें क्या करवाना है? देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है। मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि आज मुझे एक शादी में जाना है। सुधा मोहिनी की ओर देखकर बोली, सामने जो क्रीम रखी हुई है उसको उठाओ। सुधा अपने हाथों से उस लड़की की मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होती हुई बोली, अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और सुधा की ओर देखकर बोली, माँ जी, कल मैं जिस फंक्शन में गई थी वहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। जानती है क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरी दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सुधा सबका मसाज करने लगी। कुछ ही दिनों में सुधा का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ महीनों बाद सुधा के ब्यूटी पार्लर पर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर सुधा से बोला, मेरा नाम कर्मदास है, मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। सुधा विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वो कुछ गुंडों को लेकर आ धमका।
ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वो अपने चेहरे पर मसाज करवा कर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो, तुमने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना न कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की की मसाज करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद ये ब्यूटी पार्लर अब नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने सुधा को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी सुधा उदास मन से अपने घर पर थी कि तभी मोहिनी वहाँ पर आ गई। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद लोगी तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर मोहिनी गुस्से में वहाँ से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। मोहिनी को देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, आखिरकार तुमने वो करके दिखा ही दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहाँ पर रखूंगा। लेकिन अभी आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। चिंता मत करो, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर सुधा के घर पर आ गया और सुधा से बोला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ पर रुकी तो पता नहीं तुम किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने सुधा को धक्के देकर उसके ही घर से उसे बाहर निकाल दिया। सुधा बेचारी भूखी प्यासी एक खेत में जाकर गई। तभी एक अजनबी औरत सुधा के पास आ गई। कौन हो तुम? तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उस औरत की हमदर्दी देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने साथ घटी घटना बताने लगी। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस गांव के हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि अब बंद हो चुका है। तुम चाहो तो उस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और मेरे घर पर भी रह सकती हो। मैं कुछ सालों के लिए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? एक दूसरे की मदद करना अच्छा होता है, इसीलिए। लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? चिंता मत करो, तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, तुम उसी क्रीम से ही लोगों के चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। सुधा उस औरत के साथ चली गई और उसका ब्यूटी पार्लर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वो औरत सुधा को सब कुछ समझाकर वहाँ से चली गई। अगले दिन सुधा ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत सुधा के ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो। मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। सुधा मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और वो जवान हो गई। मैं तो जवान हो गई? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़ी औरत अब जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे सुधा के हाथ में रख दिए। एक दिन सुधा के मन में एक विचार आया और वो अपने आप से बोली, हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई हैं और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद मैं उन लड़कियों की मसाज मुफ्त में करूंगी। सुधा ने अखबार में एक ऐड दे दिया। ऐड देते ही उसके मसाज पार्लर में और लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर सुधा के पास आया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था।
मैंने आपको अपमानित किया। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी बेटी की शादी टूट गई और अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सुधा उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इधर गांव का मुखिया सुधा का ब्यूटी पार्लर चलना देखकर काफी परेशान हो चुका था। वो क्रोधित होते हुए मोहिनी की ओर देखकर बोला, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मोहिनी? मुझे खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि बूढ़ी औरतें उसके पार्लर में जाती हैं और जवान होकर बाहर निकलती हैं। अरे उसने तो बहुत ज्यादा उम्र की औरतों को भी जवान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका कद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा बल्कि बड़ा हो चुका है। शायद आपको पता नहीं कि जिस विधायक की बेटी का चेहरा मेरी वजह से बिगड़ा था, कल उस बुढ़िया ने उसका चेहरा बिल्कुल सही कर दिया। आखिर उसके पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? पता नहीं, वो जिस जगह पर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है वो जगह बरसों से बंद पड़ी हुई थी। सुधा वहाँ पर कैसे पहुँची इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है और लोगों को इस बात से मतलब भी नहीं है, क्योंकि सुधा सबकी मदद कर रही है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस रहस्य को जानने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना होगा। तुम एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो। तुम मेरा और अपने चेहरे का ऐसा मेकअप करो कि हम दोनों बिल्कुल बूढ़े नजर आए। उसके बाद जाकर देखते हैं कि वो आखिर क्या चमत्कार करती है। वो दोनों बूढ़े का रूप लेकर सुधा के ब्यूटी पार्लर में चले गए। मैं बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत भी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवान कर दें। मैं सिर्फ लोगों के चेहरे का मसाज करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं, ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम्हारे साथ में ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुधा ने उन दोनों के चेहरे पर मसाज कर दिया, मगर उन दोनों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं तो जवान ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। इतना कहकर मुखिया और मोहिनी वहाँ से निकलकर घर पर आ गए। हम दोनों के चेहरे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मोहिनी। लगता है कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इस मेकअप को साफ कर दो। सुधा अपने और मुखिया के चेहरे का मेकअप साफ करने लगी, मगर मोहिनी के लाख कोशिश करने के बावजूद मेकअप साफ नहीं हुआ। क्या हुआ मोहिनी? तुम्हारा मेकअप मेरे चेहरे से उतर क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे भी चेहरे से मेकअप नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेकअप हमारे चेहरे के अंदर बस गया हो। मुखिया और मोहिनी घबराकर सीधे सुधा के पास चले गए। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी ही वजह से आपका ब्यूटी पार्लर बंद हुआ था। मैंने ही आपको खराब क्रीम दी थी जिसकी वजह से विधायक जी की बेटी का चेहरा बिगड़ा। अब हम दोनों को प्लीज ठीक कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। और रही बात जवान होने की, तो मैं सिर्फ लोगों का मेकअप करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं मुझे भी नहीं पता। मोहिनी और मुखिया मुंह लटकाकर रोते हुए वहाँ से चले गए। तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश हुआ और वही औरत जिसने सुधा की मदद की थी सामने निकल कर आई। कौन हो तुम? मैं मेकअप की देवी हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैंने तुम्हारी सहायता की। तुमने जिस तरह से उन लड़कियों की सहायता की है जिनके रिश्ते नहीं हो पाए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज से ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो गायब हो गई।